हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम इस सेशन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे और वो भी 2022 और 23 के पैटर्न के अनुसार, क्योंकि 2022 और 23 में जो पैटर्न चेंज हुआ है, यानी 1 से लेकर पहले 20 नंबर तक आपको क्या देगा, बहुविकल्पी प्रश्न देगा। उसके हिसाब से हम लोग 2022 और 23 का जो नया मॉडल पेपर आया है, इसके अनुसार से आज का ये सेशन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों, आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक कितने का रहेगा, 70 नंबर का है ना। अब आइए कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, एक आ में और एक बा में, 2 खंडों में विभक्त है। जो खंड आ है इसमें आपको 20 प्रश्न किससे मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और ये कितने अंक का रहेगा, 20 अंक। कितने का, 20 अंक का ये रहेगा। खंड बा में 50 अंक का है, ये 20 + 50 कितना हो गया, 70। इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न मिलेंगे, है ना। एक हिस्ट्री का मानचित्र रहेगा और एक जियोग्राफी वाला मानचित्र रहेगा। ये कौन का, एक विश्व का मानचित्र और एक भारत का मानचित्र। और आपको एग्जामिनर आपको मानचित्र का मैप देगा, वहाँ से खुद ही स्वयं देगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। मतलब जो आपको मैप मिलेगा उसको आप भरने के बाद अच्छे से उसको अपने कॉपी के अंदर रखना है। और आपको वहाँ पे हो सकता है वो पिंच मारने की मशीन मिल जाए, है ना। और हो सकता है आपको ये धागा मिल सकता है, वहाँ पे स्टेपलाइजर मिल सकता है और धागा मिल सकता है। और इसके बाद दोस्तों क्या है, दृष्टिबाधित परीक्षाओं परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिया जा सकता है। जो मतलब दृष्टिबाधित हैं, कम उनको नहीं दिखाई देता है, उनके लिए अलग से जो क्वेश्चन दिया गया है उनको लिखना होता है ना। आइए अब देख लेते हैं पेपर को। खंड जो आ है इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और 20 में से आपको 20 का क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। कैसे रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। और प्रत्येक 1 नंबर का, यानी टोटल कितना हुआ, 20 नंबर। यानी जो खंड आपका आ रहेगा वो आपका 20 नंबर का रहेगा। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपको दोस्तों यहाँ पे हम आंसर भी देते जाए हैं क्योंकि आपके लिए ये आसानी हो जाएगा। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ, ये किस देश में हुआ था, इटली में हुआ था। किसका उदय, पुनर्जागरण का उदय। जो इटली है, इटली कहाँ पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है ना। तो पुनर्जागरण का उदय हुआ था इटली में। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन है, नेपोलियन तानाशाह है, इसका संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध था फ्रांस से। कहाँ से था, फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस। क्या हो जाती है इसकी राजधानी, पेरिस होती है ना। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। जो गैरीबाल्डी है ये किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया, ये किया इटली के। किसके लिए किया है, ये इटली के लिए संघर्ष किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। जो गांधी इरविन समझौता हुआ वह कब हुआ, ये समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। ये समझौता हुआ कब, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। किसके किसके बीच हुआ था, गांधी के बीच हुआ, वहीं महात्मा गांधी जी के बीच हुआ और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। इसलिए इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और कब हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था वह क्या थी। यानी इसमें ये बोला दोस्तों कि 1929 में जो अधिवेशन किया गया था इसमें क्या मांग थी लोगों की। इसमें ये मांग थी दोस्तों कि जो भारत है, भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया जाए, यानी पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी, यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो हिंद स्वराज है इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी है। कौन है, महात्मा गांधी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आपका कि निम्नलिखित में से किन देशों के वर्ग को केंद्रीय शक्तियाँ यानी सेंट्रल पावर कहा जाता है। कह रहा है किन 2 देशों को
केंद्रीय शक्ति या सेंट्रल पावर कहा जाता है, आपको ये बताना है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन। रूस, जर्मनी, ब्रिटेन को सेंट्रल पावर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। कौन सा क्वेश्चन ये कि किन 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 देशों को सेंट्रल पावर कहा जाता है, तो रूस, जर्मनी और ब्रिटेन को सेंट्रल पावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। जो वैश्वीकरण है इसमें कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। पहला क्या है, देशों के बीच तीव्र तालमेल। दूसरा है देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। इसमें दोस्तों आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, सी नंबर, आयात पर कर लगाना। यानी जो वैश्वीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है। वैश्वीकरण दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार से अपने देश का विकास करना होता है ना, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था का विकास करना। अगर दोस्तों आप आयात पर ही कर लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो वहाँ पर आपको कौन सा देश आपको आयात के लिए टैक्स देगा, कोई नहीं देगा। तो वहाँ पर जो आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होगी वह समाप्त हो जाएगी, है ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा, देश पीछे होता चला जाएगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसमें कौन कौन सा वैश्वीकरण की प्रक्रिया विशेषता कौन कौन सी है, देशों के बीच तीव्र तालमेल बनाना और देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। इसके बाद दोस्तों क्या है, देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लोगों का आना जाना। इससे क्या भी होगा, इससे भी देश का विकास होगा, है ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क है किस प्रकार का संसाधन है, तो लौह अयस्क है अनवीनीकरणीय। जो दोस्तों लौह अयस्क है, एक बार अगर इसका निर्माण हो गया तो इसका निर्माण दोबारा नहीं होगा, तो इसलिए अनवीनीकरणीय हो जाएगा, जिसका निर्माण दोबारा ना हो पाए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो यूपी प्रदेश है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है दोस्तों, इसको हम लोग नई मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नई मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि क्योंकि जो नदियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्र से बह कर आती हैं, अपने साथ क्या लाती हैं, मिट्टी को बहा कर लाती हैं। क्या लाती हैं, मिट्टी को बहा कर लाती हैं। तो जो मिट्टियाँ बनती हैं, जो नई मिट्टी होती है, जो नई मिट्टी दोस्तों मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ जब बारिश होती है तो बारिश समय बाढ़ आता है। क्या आता है, बाढ़ आता है। तो बाढ़ समय क्या होता है, जो मिट्टियाँ होती हैं वो नदी के किनारों पर जमा हो जाती है, नदी के किनारों और मैदानों में बह जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो मिट्टी जमती है, नई मिट्टी आती है एक प्रकार से, है ना। वहाँ पे एक नई मिट्टी का निर्माण होता है। उसी नई मिट्टी को क्या बोला जाता है, जलोढ़। क्या बोला जाता है, जलोढ़। और जलोढ़ का मतलब दोस्तों यहाँ पे जो यूपी है, यूपी में एक नदी है कौन सी, गंगा। गंगा के अगल बगल के जो मैदानी भाग है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों जो नई मिट्टी होती है जलोढ़ की। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है दोस्तों, आपको बता दें। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर मिट्टी। एक क्या होती है, खादर मिट्टी। दूसरी होती है बांगर। दूसरी क्या है, बांगर है ना। पहली क्या है खादर, दूसरी क्या है बांगर। खादर क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर जो मिट्टी क्या होती है एकदम नई होती है, जहाँ पर मतलब जहाँ पे दोस्तों हर साल बाढ़ आती रहती है, वहाँ पे हर साल नई नई मिट्टी आती रहती हैं। और जहाँ पर बाढ़ क्या होता है दोस्तों, बहुत दिन बाद आती है। यानी जो पुरानी जलोढ़ होती है, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है ना। इतना कन्फर्म हुआ। आगे दोस्तों देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और महाराष्ट्र के बाद बात करें दोस्तों, वो पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में सेकंड स्थान पे पाई जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे महाराष्ट्र का ऑप्शन, महाराष्ट्र यहाँ पे नहीं है, तो क्या दिख रहा है, गुजरात। गुजरात है, तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा, गुजरात, है ना। काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, ऑप्शन के अनुसार गुजरात हो जाएगा। अगर गुजरात ऑप्शन नहीं है, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र एकदम आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है इसका गुजरात का, है ना। और काली मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है, तो काली मिट्टी में खेती की जाती है कौन सी, कपास की। किसके लिए प्रयोग की जाती है ये, कपास के लिए, है ना, कॉटन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं 12 नंबर। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। जो भूदान आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था विनोबा भावे द्वारा। किसके द्वारा, विनोबा भावे द्वारा इस आंदोलन का सूत्रपात किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है। जो सलाल बांध है दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, चिनाब। कहाँ पर स्थित है ये, चिनाब नदी पर सलाल बांध को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। उत्तराखंड में जो टिहरी बांध परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है, तो ये बनाई गया है कहाँ पर, भागीरथी नदी पर। कहाँ पर दोस्तों, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। किसका निर्माण किया गया है, टिहरी बांध का। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। यानी जो भारतीय संविधान है दोस्तों इसमें कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो इसमें दोस्तों जो 22 भाषाएं हैं 22 भाषाओं को ही भारतीय संविधान में मान्यता मिली है ना, 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1992 में भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी प्रति व्यक्ति आय मतलब दोस्तों ये होता है कि एक व्यक्ति के अंतर्गत कितनी आय आ रही है वार्षिक हिसाब से, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ आय है प्रति व्यक्ति आय, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्रक का है, तो किस क्षेत्रक का है, तृतीय क्षेत्रक। किसका क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, कृषि आती है। क्या आती है, कृषि आती है। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि आती है। और जो द्वितीय क्षेत्रक है दोस्तों इसमें आता है, इसमें क्या आता है, पशुपालन। क्या आता है, पशुपालन आता है। क्या आता है, पशुपालन आता है। तृतीय क्षेत्रक में अब आएगा दोस्तों संचार प्रौद्योगिकी। क्या आता है, प्रौद्योगिकी। जो तृतीय क्षेत्रक दोस्तों इसमें इसके अंतर्गत आएगा संचार प्रौद्योगिकी। जो नई नई टेक्नोलॉजी है यहाँ पे क्या जाता है, प्रौद्योगिकी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जो विकसित देश है दोस्तों वो टेक्नोलॉजी के माध्यम में सबसे अधिक है, इसलिए क्या होता है कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्रक का है। क्योंकि तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और संचार माध्यम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, उत्पादन किसके द्वारा आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर किसी चीज़ का उत्पादन करना है तो आपको इसके लिए माल चाहिए, माल के लिए पैसे चाहिए, पैसे यानी पूंजी चाहिए, है ना। पैसा के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। किसी भी चीज़ को अगर हमको शुरुआत करना है उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, हमें यानी क्या पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो पैसे की यानी पूंजी, किसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की। अगर किसी भी चीज़ का हमको उत्पादन करना है तो उसके लिए हमको पूंजी यानी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मनी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लाया गया। जो दोस्तों नरेगा है ना, मनरेगा वाला सिस्टम है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जिसको मनरेगा कहते हैं, ये अधिनियम कब लाया गया। ये लाया गया सन 2005 को लाया गया और सन 2006 को लागू कर दिया गया। 2005 को लाया गया था और सन 2006 को ये लागू कर दिया गया। अगर बात करेगा कब लाया गया, जो एक्ट है कब लाया गया, 2005 को लाया गया था और लागू कब किया गया, सन 2006 को ये लागू हुआ। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका हम विस्तृत क्वेश्चन क्या है। खंड वा में हमको वर्णनात्मक क्वेश्चन मिलेगा और आपको इसमें जो चार इसमें भी आपको कई भागों में बांटा रहेगा और 1 से लेकर जो 4 तक क्वेश्चन दोस्तों इसको आपको 80 शब्दों में आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं और कुल टोटल कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं और इसमें आपको कितने शब्दों का यूज करना है, 80 शब्दों का प्रयोग करना है। पहला क्वेश्चन है कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। पहला क्वेश्चन ये है और इसका आपको अथवा दिया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में से क्या अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन है कि केरल में जो राज्यों में शिशु मृत्यु दर है सबसे कम क्यों है, अथवा करके दिया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में से आपसे क्या अभिप्राय है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस पर आपको लिखना है 80 नंबर, 80 शब्दों का प्रयोग करना है। कोई भी चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए और इसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामुदायिक सरकार से क्या आशय है। जो सामुदायिक सरकार है इससे क्या आशय है और अथवा करके दिया है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन से क्या समझते हैं आप। जो जैव संसाधन हैं और अजैव संसाधन ये क्या होते हैं, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा
और आप कितने शब्दों में इसका आंसर देना है, 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उसकी 2 शर्तें लिखना है आपको। इसके अलावा इसके ऑप्शन में या अथवा क्वेश्चन दिया है कि यूटोपिया क्या है, ये तो कल्पनादर्श क्या है। जो यूटोपिया अथवा कल्पनादर्श दोनों एक ही है, आपको ये बताना है ये क्या है ना। अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। यानी जो गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, अभी इससे रिलेटेड एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बन गया था, है ना। जो कौन सा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा जो रचित एक किताब है कौन सी, हिंद स्वराज, इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में क्या तर्क दिया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपको ये इसका आंसर नहीं पता है तो आप क्या लिख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप के शक्तिशाली कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषताओं का भी आप लोग वर्णन कर सकते हैं, है ना। इसके लिए भी आपको मिलेंगे कितने नंबर, 4 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि आपको अभी तक तो 80 शब्दों का प्रयोग करना था, अब यहाँ पे आपको 150 शब्दों का प्रयोग करना है। कितने शब्दों का प्रयोग करना है, 150 शब्दों का प्रयोग करना है। और यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के, 6 चौका टोटल मिल जाएगा आपको 24 नंबर। कितना मिलेगा, 24 नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं कि फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के क्या कारण थे। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपको उसमें कितने शब्दों का प्रयोग करना है, 150 शब्दों का प्रयोग करना है ना। तो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति से क्या आशय है, क्या कारण थे, और इसके अथवा करके दिया है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करना है। जो नेपोलियन ने सुधार किए थे, कहाँ नेपोलियन किससे रिलेटेड है, फ्रांस से। किससे रिलेटेड है ये नेपोलियन, अभी आया था ना, ये किससे रिलेटेड है, फ्रांस से रिलेटेड है। तो इसके द्वारा जो सुधार किए गए उसका हमको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख कीजिए। ये 6वां नंबर क्वेश्चन है। और इसके अथवा करके दिया है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हर एग्जाम पूछ लेता है, जर्मनी का एकीकरण, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसको आप बिल्कुल पढ़िएगा। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। आइए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन क्या होता है और इसके मृदा अपरदन के होने के क्या कारण हैं, आपको इसका भी प्रयोग यहाँ पे इसका भी एक्सप्रेशन करना है, यानी इसका भी वर्णन करना है। ये कितने नंबर कितने शब्दों का प्रयोग करना है, यहाँ पे आपको 150 शब्दों का प्रयोग करना है और इसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। और इसके अलावा इसके अथवा करके क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया है कि महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विवेचना करना है ना। अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं दोस्तों कि औसत आय किस प्रकार की ज्ञात की जाती है। जो औसत आय है किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा मानव विकास सूचकांक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मानव विकास सूचकांक के महत्व को स्पष्ट करना है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि इटली के एकीकरण में मैगजीनी, कावूर और गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। जो यहाँ पे इटली का एकीकरण हुआ, इसमें जो दार्शनिक थे कौन कौन, मैगजीनी थे, कावूर थे और गैरीबाल्डी, इनका क्या योगदान है इटली के क्रांति में, आपको इसका भी वर्णन करना है। चाहे आप वो इसका वर्णन करिए चाहे इसका वर्णन कीजिए, दोनों आपको इसमें से एक ही करना है और इसके आपको यूज करना है, 150 शब्दों का यूज करना है और आपको मिलेंगे इसमें 4 मार्क्स, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब आता है मानचित्र के लिए, मैपिंग का। मैपिंग के दोस्तों आपको आता है मैपिंग 5 नंबर का आता है। आपको क्या करना है, इसको मैप में दर्शाना है, प्लस क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में वो आंसर लिखना भी है, आंसर लिखना भी है और उसको मैप में दर्शाना है। क्यों दर्शाना है कि अगर कोई एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये कितने नंबर का है, 1 नंबर का, इसमें दोस्तों आपको मिलेगा 1/2 मार्क्स मिलेगा मैप में दर्शाने के लिए और 1/2 मार्क्स मिलेगा आपको अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए। इस तरह से आपको मिलेगा टोटल 1 नंबर, है ना। तो ये कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो ये कहाँ की है, अहमदाबाद। कहाँ पर की है, अहमदाबाद में ये स्थापना की गई है।
और अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा? ये गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? ये गुजरात में अहमदाबाद पड़ेगा। पहले का आंसर क्या हुआ दोस्तों? वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो वह स्थान कौन सा है? अहमदाबाद। अगर अहमदाबाद नहीं है तो क्या हो जाएगा? गुजरात। आपको दोस्तों क्या करना है? मैपिंग सीखना पड़ेगा कि मैपिंग कैसे की जाती है ना। आपको वहाँ पे एग्जामिनर आपको स्वयं मैप देगा, आपको ले जाना नहीं पड़ेगा। और आपको क्या करना है? उसको अच्छे से सॉल्व करने के बाद कॉपी में बहुत अच्छी तरह से भली भांति तरह से उसको कॉपी के अंदर रख दीजिएगा, ताकि कॉपी खोलने पर या उसको इकट्ठा करने पर आपका मैप गिरे ना, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। मुख्य केंद्र क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था दांडी। कहाँ से प्रारंभ हुआ? दांडी से। ये भी प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? दांडी से प्रारंभ हुआ। और दांडी कहाँ पड़ेगा? दांडी पड़ेगा गुजरात में ही। कहाँ पड़ेगा? ये गुजरात में ही पड़ेगा। क्या? दांडी पड़ेगा। और यहाँ से क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वह स्थान जहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों ये हुआ है बिहार में। कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ है, चंपारण सत्याग्रह हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है गोरखपुर। कहाँ पर हुआ है? गोरखपुर में ये हुआ है। जो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहाँ नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून कहाँ तोड़ा गया? दांडी। कहाँ तोड़ा गया? ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दांडी में भी ये तोड़ा गया है। दांडी कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? ये गुजरात में दांडी पड़ेगा, है ना। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो दृष्टिबाधिर हैं उनके लिए क्या करना है? उनको मैप नहीं मिलता है, उनको मैप नहीं मिलता है, केवल उसका वो आंसर दे दे बस। तो उनका क्वेश्चन क्या रहता है? सेम आंसर, सॉरी क्वेश्चन सेम ही रहता है ना। क्वेश्चन सेम ही रहता है। उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो कहाँ पे? अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद यानी गुजरात में। वो स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा का मुख्य केंद्र था, तो ये केंद्र कहाँ था? दांडी था। उस स्थान का नाम भी जहाँ चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, बिहार से प्रारंभ हुआ। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ। और नमक कानून तोड़ो कहाँ हुआ? दांडी में। कहाँ हुआ? ये दांडी में हुआ, है ना। कहाँ पर हुआ? दांडी में हुआ। ये तो दोस्त था हिस्ट्री के लिए। ये क्या था? हिस्ट्री के लिए थे। आइए हम लोग देख लेते हैं जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे जैसे आप पूछा क्या जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र चिन्हित करना है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो गंगा नदी का मैदान है दोस्तों, वहाँ पर क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पे आपको इस तरह सिंबल से दर्शाना है। जो यहाँ पे सिंबल दिया है दोस्तों, आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में आपको सिंबल दिया रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप यही सिंबल बनाइए, आपको वहाँ सिंबल दिया रहेगा। कहीं कहीं पर आपको एंगल, सॉरी त्रिभुज दिया रहेगा, कहीं कहीं पर वर्ग बना दे देगा, कहीं कहीं सर्कल रहेगा, कुछ भी आपको दे देगा। आपको जो वहाँ पर सिंबल देगा उसी से दर्शा दीजिएगा कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सलालबाद कहाँ पर बना है? सलालबाद किस नदी बना है? ये चिनाब नदी। कहाँ पे है? चिनाब नदी पे। कहाँ पे? चिनाब नदी में है। और बात करें कहाँ पे है तो ये पड़ेगा उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा? ये उत्तराखंड। दामोदर नदी दोस्तों कहाँ बहती है? दामोदर नदी दोस्तों ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र होते होते ये कहाँ आती है? जैसे हम फिर बना दें दोस्तों, जैसे ये क्या है? गुजरात है। गुजरात ये क्या हो जाएगा? ये हो गया इंडिया, है ना। ये क्या हुआ? इंडिया हो गया। ये इंडिया ऊपर गया। तो यहाँ से ये कहाँ? यहाँ क्या? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र होते होते ऐसे यहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। इसके बाद दोस्तों आता है कौन सा बांध? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे? आपको ये दर्शाना है। किसके सिंबल द्वारा? ये सिंबल द्वारा। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको आपको दर्शाना है दोस्तों। और आपको ये, अगर आप बुक लिए हैं तो बुक हर चैप्टर में आपको दे दिया है कि कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सा पार्क कहाँ पे है। तो अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क बात करें दोस्तों, ये पड़ेगा आपको उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगा? ये उत्तराखंड में पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है यहीं पर समाप्त होता है। आपको दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा, है ना। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।